हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक्समैन के यूनिवर्स की सबसे आखिरी फिल्म लोगन की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। यानी ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है और मुझे ये बात भी पता है कि लोगन फिल्म फॉक्स के यूनिवर्स की तरफ से बनाई गई एक्समैन की आखिरी फिल्म नहीं थी। इस फिल्म के बाद भी हमें एक्समैन के यूनिवर्स में फॉक्स की तरफ से 2 फिल्में और देखने मिली, जिनमें से एक डेडपुल 2 थी और एक्समैन के यूनिवर्स की जो कंटिन्यूएशन की फिल्म है वो थी एक्समैन डार्क फिनिक्स, जिस फिल्म में हमने एक्समैन की सारी टीम को आखिरी बार देखा, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि फॉक्स के यूनिवर्स की तरफ से रेडी किया गया था, ताकि सारी नई कास्ट को लेकर फॉक्स अपने इस एक्समैन के यूनिवर्स को आगे और ऐसे कंटिन्यू रख सके। क्योंकि एक्समैन डार्क फिनिक्स फिल्म से हमें एक्समैन के इस यूनिवर्स में फॉक्स की तरफ से नए विलेंस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता, जो कि और कोई नहीं बल्कि स्कल्स होते। और ऑब्वियसली स्कल्स के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए इस फिल्म में जेसिका क्रिस्टन को कास्ट किया गया था, बट बाद में डिज्नी और फॉक्स की डील हो गई, जिस वजह से डार्क फिनिक्स फिल्म को पूरी तरीके से रिबूट करना पड़ा। क्योंकि दूसरी तरफ डिज्नी की तरफ से कैप्टन मार्वल फिल्म को भी बनाया गया था और इस फिल्म में भी फोकस स्कल्स के कैरेक्टर पर किया गया था। ऐसे में दोनों ही फिल्मों के कॉन्सेप्ट अगर सेम रहते तो ये प्रॉब्लम डिज्नी को आगे फेस करना पड़ता। इसीलिए डिज्नी के कहने पर फॉक्स की तरफ से इस फिल्म को रिबूट कर दिया गया और स्कल्स की जगह हमने इस फिल्म में मार्वल के ही डिबारी एलियंस को देखा। अब पूरी फिल्म कितनी ज्यादा रीशूट कर बेकार बना दी गई थी, ये बात आपको भी पता है और मुझे भी। और यही नहीं, डेडपुल 2 और एक्समैन डार्क फिनिक्स के बाद फॉक्स की तरफ से बनाई गई एक और एक्समैन की फिल्म, जो क्या पता कौन से साल में रिलीज होगी, न्यू म्यूटेंट्स भी आने वाली है, जिसे फॉक्स की तरफ से बिल्कुल भी रीशूट नहीं किया गया। क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने ये बात खुद कंफर्म की है अपनी फिल्म को लेकर। यानी फिल्म के डायरेक्टर अपनी फिल्म को लेकर 100% श्योर है कि उन्होंने एक्समैन के इस यूनिवर्स में काफी अलग कंटेंट की फिल्म बनाई है, जो कि सुपर हीरो की पहली हॉरर सुपर हीरो फिल्म है। बट अनफॉर्चुनेटली तक ये फिल्म रिलीज नहीं हुई। तो अब एक्समैन की टाइमलाइन के हिसाब से एक्समैन की बाकी सभी फिल्मों को देखा जाए तो सभी फिल्में अपने टाइमलाइन के हिसाब से बिल्कुल ठीक रहती है, सिवाय डेडपुल 1, 2, न्यू म्यूटेंट्स और लोगन फिल्म के अलावा, जिन 4 फिल्मों की वजह से एक्समैन की टाइमलाइन में अलग ही टाइमलाइन निकल कर आती है। यानी 2 टाइमलाइंस, जिनमें से एक टाइमलाइन पुरानी एक्समैन की पूरी टीम की फिल्मों को साथ में लेकर चलती है। उसके बाद बीच में आती है सॉफ्ट रिबूट, जिसका नाम था एक्समैन फर्स्ट क्लास। बट उसी बीच जब एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट आई थी, तो उस फिल्म में पास्ट और प्रेजेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया था। और यही वो एक ऐसी फिल्म थी जिसकी वजह से एक्समैन के यूनिवर्स में टाइम ट्रेवलिंग की थियरी भी निकल कर आई। और हाँ, एक्समैन का फ्यूचर भी, जो फ्यूचर एक्समैन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट फिल्म के एंड में लोगन ने सारी की सारी सिचुएशन को ठीक कर दिया था, जिसके चलते एक्समैन के इस यूनिवर्स में हमने बाद में फिल्म देखी है एक्समैन एपोकलिप्स। और इस फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन डाला गया, जो कि वेपन एक्स से रिलेटेड था। और फिर इस फिल्म का सीधे कनेक्शन एक्समैन की बाकी और किसी फिल्मों से नहीं बल्कि लोगन फिल्म से जाकर बन गया। क्योंकि X-23 और कोई नहीं बल्कि लोरा का कैरेक्टर था, जिसे हमने लोगन फिल्म में ही देखा था। बट अगर फिल्म के लीड एक्टर ह्यूग जैकमैन यानी वुल्वरिन पर आए, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर जेम्स मैंगोल के साथ मिलकर ये बात कंफर्म कर दी थी कि ये फिल्म एक्समैन के यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करती, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि लोगन के कैरेक्टर से लेकर चार्ल्स जेवियर तक इस फिल्म में बिल्कुल सेम थे। इसके अलावा काफी सारे एक्समैन का रेफरेंस भी हमें लोगन फिल्म में देखने मिला, जिसके हिसाब से ये फिल्म डेफिनेटली 100% एक्समैन के यूनिवर्स को ही बिलोंग करती है, जिस फ्यूचर में सभी चीजें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई एक्समैन को लेकर। और हाँ, म्यूटेंट्स को भी, क्योंकि इस फ्यूचर में सारे के सारे म्यूटेंट्स को मारा जा रहा है, ठीक एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट फिल्म की तरह, जहाँ पर फ्यूचर में सारे के सारे एक्समैन को खत्म करने के लिए काफी हाईटेक रोबोट बनाए गए थे, जिसे पास्ट में और किसी ने नहीं बल्कि टास्क नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसे मिस्ट्रिक अपने हाथों से मार देती है। और अब इन्हीं सिचुएशन को ठीक करने के लिए लोगन टाइम ट्रेवलिंग करता है प्रेजेंट से पास्ट में, जहाँ पर उसे अब एक्समैन की टीम बनानी है और मिस्ट्रिक को रोकना होता है, जिससे उनका फ्यूचर पूरी तरीके से बच जाएगा। तो उस सिचुएशन को उस फिल्म में पूरी तरीके से हैंडल कर एक परफेक्ट एंड दिया गया था। बट यहाँ पर आ जाए फिल्म लोगन पर, तो इस फिल्म की टाइमलाइन सेट की गई है ईयर 2029 में, जिस टाइमलाइन में हमें काफी अच्छी तरीके से ये समझाया गया कि सारे के सारे म्यूटेंट्स फ्यूचर के इस दौर में किस तरीके से जी रहे हैं, यानी छुपकर। क्योंकि उन सभी म्यूटेंट्स का शिकार किया जा रहा है, जो कि एक ट्रांससेगेंट नाम की कॉर्पोरेशन कंपनी कर रही है। तो अब इस कंपनी का मकसद क्या है और क्यों इस लोगन फिल्म से एक्समैन के पूरे यूनिवर्स को बदल दिया गया, तो चलिए इस वीडियो में उन्हीं सभी चीजों पर डिस्कशन करते हैं और ये जानते हैं कि फिल्म को एंड किस नोट पर किया गया था और फिल्म हमें एक्चुअल में क्या बताना चाहती थी, सिवाय लोगन की डेथ के अलावा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब के बाजू में ही आपको एक बेल आइकन भी दिखेगा, तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे होगा ये कि जब भी मैं इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।
सो फ्रेंड्स, एक्समैन फिल्म की सीरीज के हर एक पार्ट हिंदी में अवेलेबल है, यानी लोगन फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है और हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट सभी ने इस फिल्म को देखा है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको सीन बाय सीन सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। बस आपको सीधे सीधे फिल्म की डिटेल देकर इस फिल्म को आपके लिए काफी ज्यादा आसान बना दूंगा, क्योंकि अगर सीन बाय सीन ही आपको बातें सुननी है तो मेरे हिसाब से आपको पूरी की पूरी फिल्म देख लेनी चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा बेस्ट होगी इस फिल्म के सीन बाय सीन एक्सप्लेन सुनने से अच्छा, क्योंकि फिल्म देखने का एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा अलग होता है। चलिए अब इन पॉइंट्स को छोड़कर फिल्म के प्लॉट की बात करते हैं, जहाँ पर इस फिल्म के प्लॉट को जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में सेट किया गया है 2029 में, जिस साल में म्यूटेंट्स बच्चे पैदा नहीं होते। और इस बात को 2029 के ईयर से पूरे 25 साल बीत चुके हैं और इन 25 सालों में इस फ्यूचर के ईयर में किसी भी एक्समैन बच्चे का जन्म नहीं हुआ। यानी देखा जाए तो जो एक्समैन बचे हुए हैं उन्हें भी ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी ट्रेंसिंग कॉर्पोरेशन पर है। और ये काम इस कंपनी ने जेंडर राइस को दे रखा है, जो इस टाइम में फेमस है साइंटिस्ट के नाम से भी, जिन्हें ज्यादातर तो लोग मिस्टर राइस या फिर जेंडर बुलाते हैं। लेकिन जेंडर के कैरेक्टर को देखकर हमें ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि वो इतने बड़े मिशन को अकेला तो पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने भी ये काम रिवर्स को दे रखा है, जिस पूरी की पूरी टीम को चलाने का जिम्मा डोनाल्ड पियर्स नाम के कैरेक्टर पर है। यानी ये सारे के सारे ट्रेंड असेंशन साइबरनेटिक है, जिनके शरीर के किसी न किसी पार्ट्स को इंजीनियरिंग कर बनाया गया है, जैसे कि उनके हाथ पैर वगैरह वगैरह। और अगर कॉमिक बुक में आ जाए तो कॉमिक बुक में भी रिवर्स के कैरेक्टर है। आई मीन इनकी पूरी टीम है, जिन्हें पब्लिश 1988 में किया गया था, जिस कॉमिक बुक का इशू फिल्म के ईयर से मैच होता है, यानी 229। और कॉमिक बुक का टाइटल था अनकैनी एक्समैन, और उस कॉमिक बुक में भी इन रिवर्स का यही काम था, एक्समैन को पकड़ना। तो यहाँ तक पूरी की पूरी क्लियरिफिकेशन रिवर्स के कैरेक्टर से लेकर डोनाल्ड पियर्स तक की हो गई। और ये भी कि किस तरीके से इस फ्यूचर में ट्रेंडसेंट नाम की कॉर्पोरेशन कंपनी पूरी तरीके से राज कर रही है, और इस कंपनी से रिलेटेड और भी बाकी काफी सारी डिटेल्स है, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। तो अब सीधे आते हैं फिल्म के लीड कैरेक्टर लोगन पर, जो दिखने में बूढ़ा और बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, इतना कि वो अब दुनिया से छुप कर रहता है टेक्सास के एल पासो शहर में, जहाँ पर वो लिम्बो ड्राइवर भी है, ताकि वो ड्राइविंग कर अच्छे खासे पैसे जुटा ले, जिन पैसों से वो एक सी की जर्नी पर निकल जाएगा, वो भी एक बोट खरीद कर, जो बोट उसके बजट की नहीं। इसलिए वो काफी समय से इस लिम्बो ड्राइव को ही कर रहा है, जिसके चलते कभी कभी उसे प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि अगर वो कहीं पर पीकर पड़ा होता है तो चोर आकर उसकी गाड़ी के व्हील चुराने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान वो उनमें से 3 चोरों को मार देता है। और ये खबर सीधे पहुंच जाती है ट्रांसेंट कॉर्पोरेशन वालों की तरफ, जिसके बाद डोनाल्ड इस पर रिसर्च करना शुरू कर देता है, जिस रिसर्च में वो लोगन से रिलेटेड काफी सारी बातों का पता लगा लेता है, जैसे कि लोगन टेक्सास के एल पासो शहर में नहीं बल्कि नॉर्थ मेक्सिको बॉर्डर पे रहता है, वो भी सभी से छुपकर। और वहाँ पर उसने किसी को छुपा भी रखा है, जो और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स जेवियर है, जिनकी उम्र टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पूरे 90 साल की हो गई है। यानी डेफिनेटली इतनी ज्यादा उम्र हो जाने के बाद उनकी तबीयत तो खराब रहेगी ही, जिसके चलते प्रोफेसर को अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी है, जिस बीमारी में वो खुद के पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते। और यही चीज लोगन के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए वो प्रोफेसर को यहाँ पर दवाइयों के सहारे जिंदा रखता है, ताकि वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल ना रख पाए, ऐसे में वो बस जिंदा रहे। जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि लोगन यहाँ पर प्रोफेसर को खुद से ही बचा रहा है। और जब भी लोगन काम के सिलसिले में बाहर जाता है तो यहाँ पर प्रोफेसर का ध्यान रखने के लिए लोगन का दोस्त कैलिबन उसकी जगह लेता है। अब कैलिबन का कैरेक्टर भी कॉमिक बुक का ही कैरेक्टर है, जिसकी स्किन इतनी ज्यादा थिन है कि वो धूप की रोशनी से जल जाएगा, ठीक ड्रैकुला की तरह। और अगर कैलिबन की पावर्स की बात करें तो उसके पास है पावर्स ट्रैक करने की, जिनसे वो सिर्फ म्यूटेंट्स को ही ट्रैक कर सकता है। और कैलिबन ही वो शख्स है जिसने इसके पहले मिस्टर राइस के साथ मिलकर बाकी दूसरे म्यूटेंट्स को भी ढूंढा था, जिसके बाद उन सभी म्यूटेंट्स को मार दिया गया। और ये चीज कैलिबन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और बाद में जाकर लोगन से मिलता है। और अब इतने साल की फ्रेंडशिप होने के बाद लोगन कैलिबन पे ट्रस्ट करता है, जिसके चलते उसने कैलिबन को अपने प्लान भी बता रखे हैं कि उसके पास जब ज्यादा पैसे जमा हो जाएंगे तो वो उन तीनों के साथ इस कंट्री से निकल जाएगा उसी बोट की मदद से, जहाँ पर फिर कभी उन्हें कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो देखा जाए तो लोगन का प्लान भी अच्छा है, बट सभी चीजें अगर ठीक से चलने लगी तो फिर इस फिल्म को बनाया ही क्यों जाता। तो ऐसी ही प्रॉब्लम लोगन की लाइफ में तब आती है जब एक नर्स गैब्रिएला उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है मैक्सिको क्रॉस कर। बट उसने बॉर्डर अकेले क्रॉस नहीं किया, बल्कि उसके साथ लूरेन भी है, जो बिल्कुल भी बात नहीं करती। जिसके बाद वो लोगन को कुछ पैसे ऑफर करती है ताकि लोगन उसे और उसकी बेटी को किसी ठिकाने पर छोड़ाए, यानी किसी लोकेशन पर। लेकिन उस टाइम पर लोगन गैब्रिएला की उस बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और फिर से अपने काम पर लग जाता है। बट यहाँ पर मुसीबत लोगन के सामने आती है डोनाल्ड पियर्स की, जो उसे आकर सीधे सीधे धमकी देता है और ये कहता है कि अगर उससे मिलने के लिए कोई नर्स आई तो वो पहली खबर पियर्स को ही लाकर देगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसे सारी की सारी लोकेशन पता है कि लोगन कहाँ पर जाकर छुपता है। और यहाँ तक कि लोगन ने नॉर्थ मेक्सिको के बॉर्डर में प्रोफेसर को छुपा रखा है, ये बात भी पियर्स को पता है। जिसके बाद लोगन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने एस्केप प्लान पर निकल जाता है, बट उसके पास पैसे ज्यादा नहीं होते। जिसके बाद उसे फिर से गैब्रिएला की याद आती है और वो उसके पास सीधे पहुंच जाता है डील करने
के लिए, यानी उसके मोटल जहाँ पर उसकी हालत ठीक नहीं। बट फिर भी गैब्रिएला उसे कुछ पैसे एडवांस देती है और कुछ कोऑर्डिनेट्स भी उसे बताती है जहाँ पर उसे लोरेन को लेकर जाना है। बट सुबह जैसे ही लोगन वहाँ पर पहुँचता है तो वो पाता है कि गैब्रिएला मारी गई है और लोरेन उस लोकेशन पर है नहीं, और वो यहाँ से सीधे चार्ल्स को लेने के लिए पहुंच जाता है एस्केप करने के लिए। बट डिक्की में लोरेन भी उसके साथ आ जाती है और साथ ही पियर्स भी वहाँ पर पहुंच जाता है और लोगन को धमकी देता है। इसके बाद लोरेन पियर्स को बेहोश कर देती है और लोगन कैलिबन को उसे ठिकाने लगाने के लिए कहता है। बट प्लान बिल्कुल फेल होता है और पियर्स उठकर कैलिबन को पकड़ लेता है और उसी की मदद से वो आगे चलकर लोगन, लोरेन और चार्ल्स को ट्रैक करवाता है, जो करने के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। बट बार बार उसे मारने की धमकी दी जाती है, यानी कैलिबन के पास कोई दूसरा और ऑप्शन था नहीं। फिर तो आ जाते हैं यहाँ पर लोगन पर, जहाँ पर लोगन को ये पता चलता है कि लोरेन के पास भी उसी के जैसे क्लॉ है बट थोड़े अलग से, और पैरों में भी क्लॉ लगे हुए हैं। और चार्ल्स उसे बार बार यही समझाते हैं कि उन्होंने माइंड कांटेक्ट से लोरेन से ही बात की थी और बाकी दूसरे बच्चों से भी, जहाँ पर अब लोरेन को लेकर जाना है। तो अब बात कर लेते हैं लोरेन के कैरेक्टर की। एक्चुअल में लोरेन और कोई नहीं बल्कि जेम्स हॉलवेट यानी लोगन की बेटी है, जिसके डीएनए से X-23 को बनाया गया, यानी लोरेन को। और इसी के जैसे बाकी दूसरे सभी एक्समैन मेंबर्स को पकड़ कर उनके डीएनए निकाले गए मरने के बाद, और उनसे भी बाकी दूसरे बच्चों को बनाया गया स्ट्रेंसेंस कॉप में, जहाँ पर उनकी मदद ऑब्वियसली कैलिबन ने ही की थी। तो देखा जाए तो एक तरफ बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे म्यूटेंट्स पूरे 25 सालों से, और दूसरी तरफ ये कॉपरेशन म्यूटेंट्स को डीएनए की मदद से बनाया जा रहा था, वो भी एक्समैन के डीएनए के अलावा मैक्सिकन औरतों की मदद से, जिनसे बाद में बच्चे लेकर उन्हें मार दिया जाता। तो अब इन बच्चों के बनाने के मकसद पर आए तो इस कॉपरेशन कंपनी का बस यही एक मकसद था कि वो इन बच्चों को सोल्जर बनाए, यानी एक वेपन जो आगे चलकर इस कॉपरेशन कंपनी के बहुत ज्यादा काम आता, जैसे कि म्यूटेंट्स को मारना जो बचे कुचे है, या फिर दूसरी कंट्रीज में है, या फिर उन लोगों को जो इस कॉपरेशन के अगेंस्ट चले जाते। बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि उन बच्चों में फीलिंग्स होती है और वो लोगों को मारना नहीं चाहते, जिसके बाद इन बच्चों को भी मारने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। और गैब्रिएला जैसी और नर्स उनमें से कुछ बच्चों को बचाकर उस सिचुएशन से भाग जाते हैं। बट भागते वक्त गैब्रिएला लोरेन के साथ अलग हो जाती है, यानी बिछड़ जाती है, जिसके बाद उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन फाइल्स लोगन की भी होती है, और इसी के जरिए वो लोगन तक पहुंच जाती है उसके असली नाम के साथ, जो कि जेम्स हॉवेल्ट था। तो अब ना चाहते हुए भी लोगन लोरेन की मदद करता है। बट बाद में उसे पता चलता है कि जो कोऑर्डिनेट्स उसे दिए गए हैं लोरेन को ड्रॉप करने के लिए, वो एक्चुअल में कॉमिक बुक के कोऑर्डिनेट्स है, एक्समैन कॉमिक बुक के, जिसका मतलब साफ है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। बट प्रोफेसर फिर भी लोगन को ये कहते रहते हैं कि ऐसी जगह होगी जहाँ पर उसे जाकर एक बार देखना चाहिए। और अगर कॉमिक बुक की ही बात करें तो कॉमिक बुक में ईडन नाम की कोई जगह नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि फिर लोगन फिल्म में जो कॉमिक बुक दिखाई गई है वो असली भी है या नहीं, जवाब है जी नहीं। ये असली एक्समैन की कॉमिक नहीं बल्कि फिल्म के लिए अलग से तैयार की गई कॉमिक थी, ताकि इस यूनिवर्स में लोगन उस पर भरोसा ना करे। बट जो भी लोग उस कॉमिक बुक की कहानी पर भरोसा करते हैं, उससे ये बात साफ हो जाती है कि जिस किसी भी क्रिएटर ने उस कॉमिक बुक को बनाया था लोगन के इस यूनिवर्स में, वो भी असल में एक्समैन था। और अगर और थियरी में जाए तो वो कॉमिक बुक आर्टिस्ट और कोई नहीं बल्कि साइक्लोप्स है, जो हमें इस फिल्म में बाकी दूसरे म्यूटेंट्स की तरह दिखाया ही नहीं गया। बस हमें फिल्म के एंड में ईडन की उस लोकेशन पर रेडियो से फीमेल की आवाज सुनाई दी, जिसको रिप्लाई विक्टर नाम का म्यूटेंट कर रहा था कि उन्हें बस नॉर्थ डकोटा से बॉर्डर क्रॉस करना है कनाडा के लिए, जहाँ पर अमेरिकन रूल्स नहीं चलेंगे, यानी अमेरिका के कानून, जिसे क्रॉस करते वक्त लोगन की मौत हो जाती है, वो भी X-24 नाम के वेपन से, जो दिखने में लोगन की ही तरह था, और उसे भी डॉक्टर राइस ने लोगन के डीएनए से ही बनाया था, यानी एक परफेक्ट वेपन जिसे वो खुद कंट्रोल कर सके, क्योंकि बच्चों पर कंट्रोल मिस्टर राइस बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे। और इसीलिए जब उनके हाथ X-24 का फॉर्मूला लग गया, वेपन लग गया, तो उन्होंने बाकी सभी म्यूटेंट्स बच्चों को मारने का ऑर्डर दे दिया। बट नर्सेस के रहते ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि उन लोगों को बच्चों से प्यार हो गया था। और अब आ जाए यहाँ पर X-24 पर, तो ये वेपन लोगन फिल्म में खुद लोगन के अलावा प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर को भी मार देता है, वो भी उस टाइम पर जब उन्हें सारी की सारी पुरानी बातें याद आ जाती है, पुरानी वो बातें जो लोगन उन्हें कभी भी याद दिलाना नहीं चाहता था, यानी वेनचेस्टर का वो इंसिडेंस जिसका जिक्र हम फिल्म में एक रेडियो पर सुनते हैं, वो भी तब जब लोगन प्रोफेसर और लोरेन को लास वेगास की उस सिचुएशन से बचाकर निकाल लाता है, जहाँ पर प्रोफेसर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और देखते ही देखते वो कसिनो से लेकर सभी के सभी रिवर्स तक की हालत बुरी कर देते हैं, इतनी कि हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग मारे भी गए हो और कुछ लोग घायल भी हो गए हो। इसलिए रेडियो में वेनचेस्टर का जिक्र आता है। अब ये वेनचेस्टर क्या है, तो उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ताकि आपको इससे ये पता चले कि प्रोफेसर ने ही वेनचेस्टर की उस इंसिडेंस में करीबन 600 लोगों को घायल किया था, जिनमें से काफी सारे लोग मारे भी गए थे, जिसमें से ऑलमोस्ट ये गिनती 50 तक की दिखाई गई है। और ये सारे के सारे और कोई नहीं बल्कि म्यूटेंट्स ही थे, जिन्हें हमने एक्समैन के यूनिवर्स में देखा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि वेनचेस्टर जगह और कहीं नहीं बल्कि चार्ल्स जेवियर का स्कूल था, जहाँ पर उनकी अल्जाइमर की बीमारी के चलते वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और सारे के सारे एक्समैन के मेंबर्स मारे गए, सिवाय लोगन के, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर उस टाइम पर लोगन ना हो। यानी जितनी मेहनत लोगन ने एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में की थी सारे के सारे म्यूटेंट्स को बचाने की और प्रेजेंट को चेंज करने की,
जिस वजह से सारे के सारे म्यूटेंट्स जेन और साइक्लोप्स भी फिर से जिंदा हो गए थे। बट प्रोफेसर ने उन सभी को मार दिया, या फिर कुछ को, क्योंकि हो सकता है कि कैनेडियन बॉर्डर पर उनमें से कुछ एक्समैन के मेंबर्स ही उन बच्चों का वेट कर रहे थे। यानी वहाँ की गवर्नमेंट पूरी तरीके से सपोर्ट में है म्यूटेंट्स की और उन्हें बचाने में, वो भी एक्समैन की मेंबर्स के साथ। और हो सकता है कि एक्समैन की इस टीम का नाम शायद से जनरेशन एक्स हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कैनेडियन एक्समैन अल्फा फाइट हो, जिनका अपीयरेंस कॉमिक बुक में अनकैंसी एक्समैन इशू 120 में हुआ था, जिसका ईयर 1979 का था। तो ज्यादातर तो चांसेस अल्फा फाइट के ही है उस कैनेडियन बॉर्डर पर म्यूटेंट्स बच्चों का वेट करते हुए। और अगर बाकी एक लास्ट थियरी पर आए तो हो सकता है कि वो म्यूटेंट और कोई नहीं बल्कि जुबली हो, जिसकी झलक हमने एक्समैन के यूनिवर्स में कई बार देखी है। बट कभी भी एक्समैन के इस फिल्म के यूनिवर्स में जुबली म्यूटेंट को सही तरीके से यूज नहीं किया गया। बट कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि रेडियो पर जो आवाज हमें सुनाई दी गई वो और किसी की नहीं बल्कि जुबली की होगी, जो इन सभी बच्चों को कनाडा में बिल्कुल सेफ रखना चाहती है बाकी दूसरे म्यूटेंट्स के साथ। और फिल्म के एंड में ऐसा होता भी है, जिसमें हम देखते हैं कि सारे के सारे चाइल्ड म्यूटेंट्स रिवर्स के सभी मेंबर को मार देते हैं, यहाँ तक कि पियर्स को भी। और लोगन डॉक्टर राइस को अपने हाथों से मारता है, वो भी सच जानने के बाद, जो सच उसके पास से जुड़ा था, जिसमें हमें पता चलता है कि डॉक्टर पियर्स और कोई नहीं बल्कि विलियम स्ट्राइकर के बेटे हैं, जिसने लोगन पर एडामेंटियम का एक्सपेरिमेंट किया था। जिसके बाद जब लोगन वहाँ से भागा था तो उसके डीएनए को वहाँ पर सेव कर लिया गया था। और तब से लेकर अब तक मिस्टर राइस उस पर रिसर्च करते रहे, जहाँ पर उनकी रिजल्ट ने उन्हें एक सक्सेस डॉक्टर बनाया, जिसके चलते उन्होंने सारे के सारे म्यूटेंट्स को ही मार दिया, वो भी धीरे धीरे। कैसे, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। वेल, डॉक्टर राइस ने एक सीरम बनाई थी जिसके यूज से म्यूटेंट्स को ही नुकसान पहुंचता है अगर वो लोग इस सीरम को सबसे ज्यादा यूज करेंगे तो। और अगर उसे लिमिटेड यूज किया जाए तो म्यूटेंट्स की उससे पावर भी बढ़ती है। तो यही वो सीरम थी जिससे उन्होंने धीरे धीरे सारे के सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर दिया। कैसे, तो उस पर बात करने से पहले एक और चीज को क्लियर कर देता हूँ, विंचेस्टर की, जहाँ पर हो सकता है कि प्रोफेसर ने अल्जाइमर के चलते सभी के सभी एक्समैन मेंबर्स को एक हिसाब से जख्मी या फिर पैरालाइज कर दिया होगा। जिसके बाद मिस्टर राइस ही वहाँ पर अपनी टीम को लेकर पहुंचे होंगे, जिसके बाद उन सभी लोगों ने मिलकर उन म्यूटेंट्स को मार दिया और उनके डीएनए को ले लिया। खैर, तो अब आते हैं फिर से उस सीरम के पॉइंट पर, जिसे इस फिल्म में सभी इंसानों को दिया जा रहा था यूनाइटेड किंगडम में, वो भी उनके नाश्ते के दौरान, जिस काम को केनवुड कंपनी करती है। वही कंपनी जो फार्म के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को ले लेती है, जैसे कि कॉर्न, जिनसे कॉर्नफ्लेक्स बनाकर उसमें सीरम डाल दी जाती है, क्योंकि केनवुड कंपनी भी डॉक्टर राइस के अंडर ही आती है। और बाकी बची सीरम पानी के जरिए म्यूटेंट्स तक पहुंच जाती थी। यानी एक ऐसी जंग को जीत लिया गया जिसका अंदाजा पूरे के पूरे शहर वालों को बिल्कुल भी नहीं था, और न ही म्यूटेंट्स को, कि उन्हें एक्चुअल में खत्म किया जा रहा है। और थियरी के हिसाब से यही एकमात्र रीजन है जिस वजह से लोगन भी काफी ज्यादा वीक हो गया। बट उसे ये नहीं पता था कि उसकी वीकनेस का कारण उसके एडामेंटियम नहीं, ये सीरम है जिसका नाम म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन है। इसलिए फिल्म में जब लोगन भी अपनी सिचुएशन लूरेन को एक्सप्लेन करता है, ये बताते हुए कि एडामेंटियम जो उसके शरीर में है वो एक जहर है जो उम्र के बढ़ते उसकी पावर्स को कम कर रहा है, यानी उसकी हीलिंग पावर्स को। बट रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो कि मेरे हिसाब से वो सीरम ही है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि फिल्म में लोगन के पास एक एडामेंटियम बुलेट भी होती है, ताकि वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो तो इससे वो खुद को मार ले। तो इस पर भी एक थियरी निकल कर आती है कि लोगन ने इस बुलेट को खुद के लिए इसलिए रखा था क्योंकि वो थक गया था ऐसी जिंदगी जीकर जो वो जीना नहीं चाहता। बट प्रोफेसर के रहते वो ऐसा कर नहीं पाता, जिसके बाद प्रोफेसर अपना ये काम मरने से पहले लूरेन को देकर चले जाते हैं। और उम्र के चलते लोगन को भी ये एहसास हो जाता है कि उसे मरने के लिए अब इस बुलेट की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके शरीर का एडामेंटियम ही ये काम काफी आसानी से कर दे रहा है। लोगन के अकॉर्डिंग लोगन ने अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा यूज किया था, जिसके चलते उसके डीएनए में काफी ज्यादा कमी आ गई थी और उसके हीलिंग फैक्टर्स सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। अब इतनी ज्यादा डिटेल मुझे लगता है काफी होगी, जिससे आपको ये समझ आ गया होगा कि लोगन का कैरेक्टर फिल्म में इतना ज्यादा वीक था। और अगर एक थियरी पर आए तो थियरी ये भी कहती है कि सारे के सारे एक्समैन मेंबर्स को प्रोफेसर के अलावा लोगन ने मारा था, क्योंकि कॉमिक बुक में भी लोगन ने ऐसा किया है। बट ये सब लोगन जानबूझकर नहीं बल्कि एक इल्यूशन के चलते करता है, जो इल्यूशन उसे और कोई नहीं बल्कि मिस्टीरियो देता है। बट फिल्म में उस पॉइंट को फिल्म के डायरेक्टर बिल्कुल कॉमिक से उठाकर दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसमें चेंजेस कर सारा का सारा ब्लेम चार्ल्स जेवियर पर डाल दिया और उनकी तबियत पर, जो कि अगेन उस सीरम की वजह से ही हुआ होगा। यानी प्रोफेसर का भी दिमाग खराब करने में डॉक्टर राइस का ही हाथ था। तो बेसिकली देखा जाए तो मैंने आपको फिल्म की पूरी डिटेल्स दे दी है, सिवाय फिल्म के प्लॉट को कंटिन्यू करने के अलावा, क्योंकि मैंने आपको आई थिंक वहीं तक स्टोरी सुनाई जहाँ पर कैलिबन ने लोगन को ट्रैक किया, जिसके बाद कैलिबन परेशान होकर खुद की ही जान ले लेता है ग्रेनेड से पूरे के पूरे ट्रक को उड़ाकर, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जब उसे टॉर्चर किया जाता है तो प्लान बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठता। जहाँ पर उससे ये वादा किया गया था कि वो लोग उस घर में घुसकर सिर्फ X-23 को ही ले जाएंगे, बाकी दोनों यानी लोगन और प्रोफेसर को कुछ नहीं करेंगे। बट X-24 उस घर में सभी लोगों को मार देता है, यहाँ तक कि उन फार्मर्स को भी जिन्होंने लोगन, प्रोफेसर और लूरेन की मदद की थी, और हाँ उसकी फैमिली को भी। जिसके बाद X-24 का सामना सीधे सीधे लोगन से होता है, जहाँ पर लोगन पर X-24 पूरा भारी पड़ता है। पर जैसे तैसे कर
मगर उस फार्मर में इतनी ज्यादा हिम्मत तो होती है कि वो गाड़ी लेकर X-23 को बुरी तरीके से घायल कर देता है और उसके सर पर एक हेडशॉट भी मारता है शॉटगन से उसके ट्रैप रहने के दौरान। जिसके बाद वो फार्मर लोगन को भी मारने की कोशिश करता है बट शॉटगन में बुलेट खत्म हो जाती है और देखते ही देखते उस फार्मर की जान भी। बट इससे पहले X-24 का सामना कुछ गुंडों से भी पड़ता है जो वहाँ पर सिर्फ उससे बदला लेने आए थे, क्योंकि फार्म में जब लोगन उस फार्मर के साथ पानी की उस पाइपलाइन को ठीक करने जाता है तो वो शख्स वहाँ पर पहुंच जाता है और उन्हें धमकाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ केनवुड के कहने पर, क्योंकि फार्मर्स की वो पूरी की पूरी जमीन केनवुड्स कॉर्पोरेशन कंपनी को चाहिए होती है जो वो फार्मर और उसकी फैमिली देती नहीं। और फिर यहाँ से लोगन और ज्यादा जख्मी होता है और सीधे बेहोश हो जाता है और उसकी जब आंख खुलती है तो लोरेन उसे एक हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसे एक्सप्लेन करता है कि उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम है जिसका अगर वो टेस्ट करवाएगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस डॉक्टर को म्यूटेंट से बहुत ज्यादा सिंपैथी होती है। बट लोगन वहाँ पर उस शख्स की बात नहीं सुनता और सीधे निकल जाता है कहीं और जाने के लिए, जहाँ पर जाने के लिए लोरेन उसे मना करती है और सीधे उसे वहीं ले जाने के लिए कहती है जहाँ पर जाने के लिए उसे पैसे दिए गए थे। और फिर ऐसा ही होता है, आधे रास्ते में लोगन फिर से बेहोश होता है और लोरेन उसे उस आखिरी लोकेशन तक ले आती है जहाँ पर कुछ बच्चे म्यूटेंट्स मिलकर उसे उस सीरम का थोड़ा सा डोज देते हैं जिसकी मदद से उसके वुंड हील होते हैं। और फिर जब लोगन के उठने के बाद उसे पता चलता है कि डॉक्टर राइस वहाँ पर सारे के सारे रिवर्स के साथ पहुंच गए हैं उन बच्चों को ले जाने के लिए, तो वो उस सीरम को काफी ज्यादा मात्रा में मार लेता है जिसके कारण से उसके घाव हील हो जाते हैं, वो भी तब तक जब तक उसका असर रहता है। फिर जैसे ही असर खत्म होता है तो वो मरने की कगार पर आ जाता है, जिसका फायदा X-24 उठाकर लोगन को वहाँ पर मार देता है। और X-24 को मारने का काम ऑब्वियसली X-23 करती है उसी एडेमेंटियम बुलेट से, जिस बुलेट से वो उसे सीधे हेडशॉट देती है और फिर मरते लोगन को अपना पिता कहकर उन्हें दफनाती है और क्रॉस को X बनाकर ये साइन देती है कि लोगन एक्समैन टीम के मेंबर थे। और यहाँ पर फिल्म खत्म। आई होप मैंने आपको ये फिल्म पूरी तरीके से काफी अच्छे से एक्सप्लेन की है, क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे काफी बार डीएम कर इस फिल्म को एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, तो आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने इस वीडियो को बनाकर आपकी विश कंप्लीट कर दी है। बट लगे हाथ तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस फिल्म में इसी प्लॉट को क्यों चुना गया और क्यों फिल्म के एंड में लोगन का कैरेक्टर मारा गया। वेल, तो इस फिल्म को बनाने का आइडिया और किसी ने नहीं बल्कि खुद ह्यूग जैकमैन ने ही स्टूडियो को दिया था, क्योंकि वो इस रोल को लेजेंड तरीके से एंड करना चाहते थे, यानी एक परफेक्ट कैरेक्टर एंड, जिसे अगर मार दिया जाए तो वो इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट एंड होगा, क्योंकि आगे चलकर ह्यूग जैकमैन को इस रोल को और प्ले नहीं करना था। इसलिए उन्होंने इस लेजेंड सुपर हीरो कैरेक्टर को एक परफेक्ट एंड दिया ताकि आगे चलकर कोई दूसरा एक्टर इस रोल को प्ले करे, क्योंकि उनकी तरफ से उन्होंने एक परफेक्ट एंडिंग दी है फैंस को, जिस पर मैं भी एग्री करता हूँ। क्योंकि पूरे के पूरे मार्वल के सुपर हीरोज के इतिहास में अगर फिल्मों को देखा जाए तो सिर्फ एक्समैन ही एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म में हमने लोगन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए ह्यूग जैकमैन को देखा, जिसका साल था 2000 और इस कैरेक्टर को परफेक्ट एंड साल 2017 में दिया गया। यानी आप समझ सकते हो कि ह्यूग जैकमैन ने इस कैरेक्टर को कितना लंबा प्ले किया है। ऐसे में उन्हें रिटायरमेंट चाहिए थी जो उन्होंने इस फिल्म से ली, क्योंकि जिस कैरेक्टर का रोल वो प्ले कर रहे थे उसे करने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा शेप में रहना पड़ता, बट उस कैरेक्टर को वो और प्ले नहीं करना चाहते थे और ना ही वो इस टॉर्चर को सहना चाहते थे जिससे उनके शरीर पर और उनके खाने पीने पर रोक लगा दी जाती। इसलिए उन्होंने स्टूडियो से रिक्वेस्ट की कि वो इस लोगन के कैरेक्टर को लेकर उन्हें आखिरी एक्सपेरिमेंट करने दे, जिस एक्सपेरिमेंट में वो फैंस को अलविदा कहेंगे। और इसीलिए फॉक्स की तरफ से भी उन्हें परमिशन दे दी गई, क्योंकि फॉक्स ने यहाँ पर एक्समैन के यूनिवर्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिबूट कर दिया था, जिसे वो अपने हिसाब से आगे कंटिन्यू कर रहा था, जिसकी कंटिन्यूएशन हमने फॉक्स के यूनिवर्स में काफी अच्छी तरीके से देखी, किस तरीके से एक्समैन के यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू किया जा रहा था बिना वुल्वरीन के। बट बाद में डिज्नी ने फॉक्स को खरीदकर एक्समैन के ही पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही खत्म करवा दिया, डार्क फीनिक्स जैसी एक्समैन की सबसे बेकार फिल्म बनाकर। और इस पर भी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको स्टार्ट में ही दे दी कि किस तरीके से डिज्नी ने इस फिल्म को बर्बाद करवा दिया। तो अब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जिसका मतलब साफ है कि हमें डिज्नी के यूनिवर्स में म्यूटेंट्स बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखाए जाएंगे, जिन्हें एमसीयू के यूनिवर्स में म्यूटेंट्स ही कहा जाएगा। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि किस तरीके से केविन फेगी जब भी एक्समैन का टीज करते हैं तो वो वहाँ पर म्यूटेंट ही कहते हैं, ना कि एक्समैन। यानी ये एक अलग और नई चीज है एमसीयू फैंस के लिए, जिसके लिए उन्हें पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। खैर, तो अब आप कितने ज्यादा प्रिपेयर है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कितनी ज्यादा पसंद आई। और अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि जब भी मैं अपने चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और हाँ, लाइक करना भी। और जाते जाते एक और चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप ऐसे ही बाकी और दूसरी सुपर हीरो से रिलेटेड कोई दूसरी फिल्मों को लेकर कंफ्यूज्ड है तो उस बारे में भी मुझे कमेंट या फिर डीएम कर बताइएगा कि आप कौन सी दूसरी सुपर हीरो की फिल्मों को लेकर ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ताकि मैं उन फिल्मों को भी एक्सप्लेन कर आपके लिए उस फिल्म को भी काफी ज्यादा आसान बना दूं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।